हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। ठीक है, और क्लास 10th की साइंस में आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस में हमारे पास केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि चैप्टर तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये भी फोकस करना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर का है। ठीक है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अगर हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की, तो यहाँ पर साइंस का आता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर और टाइम मिलता है हमें थ्री आवर्स का। ठीक, 3 आवर्स का टाइम है और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें अगर हम केवल केमिस्ट्री की बात करते हैं जहां पर केमिकल सब्सटेंसेस नेचर और उनके बिहेवियर के बारे में या इनसे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आएंगे लगभग 25 मार्क्स के। और बाकी आपका जो बायो वाला सेक्शन है, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज, बायो और फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उससे भी आप देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर पहली यूनिट में लगभग 4 चैप्टर है। ठीक है, तो पहली यूनिट जो कि केमिस्ट्री की है, ठीक है, जिसमें हमें मटेरियल्स, उनके बारे में, केमिकल सब्सटेंस, उनके नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो पहला चैप्टर यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। और बच्चों, आप पहले भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। क्लास 7th 8th में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बात की थी। वैसे तो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी देख लिया था। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या दोनों अलग अलग हैं? केमिकल रिएक्शन अलग है और इक्वेशन अलग है। देखो, बिल्कुल अलग नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत एक डिफरेंस आ जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फिर यहाँ पर हमें पढ़ना है बैलेंसिंग के बारे में, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें बैलेंस कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं और यहाँ पर हमें 4-5 टाइप के अलग अलग डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इतने तरह के रिएक्शंस हमें पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना है। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये रिएक्शंस हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। एसिड, बेस और सॉल्ट चैप्टर में क्या पढ़ना होगा? तो जैसे हमें दिख रहा है चैप्टर का नाम, एसिड, बेस और सॉल्ट, तीनों के बारे में पढ़ना होगा, तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा, है ना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजेस के बारे में देखेंगे और कई सारी एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पढ़ना क्या है, एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H positive and OH negative ions। ठीक है, ऐसे बचपन
में जो हम पढ़ते थे या जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी है वो तो है ही डेफिनेशन कि एसिड आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड जो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इसके अलावा एसिड के बारे में क्या पढ़ा था कि लिटमस इंडिकेटर को क्या कर लेता है, ये ब्लू टू रेड कर लेता है। बेस क्या कर लेता है, लिटमस इंडिकेटर को रेड टू ब्लू कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसे काफी डिटेल में पढ़ना है। इंडिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स, इसके बारे में बात करनी है। यहाँ पर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, एग्जाम्पल देखने हैं, यूजेस देखने हैं। फिर बात करनी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब एसिड और बेस एक साथ, जब हम एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, फिर पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे कि पीएच स्केल क्या है, पूरा स्केल हम देखेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर उस स्केल में लेबल कैसे हो रखा है, कहाँ से कहाँ तक एसिडिक है, कहाँ से कहाँ तक बेसिक है। ठीक है, वैसे उसमें क्या होता है 0 to 14 तक नंबर होते हैं, 0 to 6 एसिडिक होते हैं, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, और नेक्स्ट फिर उसके बाद 14 तक क्या होते हैं, सारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पर लॉग वैल्यू रिक्वायर नहीं है, तो लॉग हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है कि पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ना, जैसे सॉइल में भी या ह्यूमन बॉडी में, इसके अलावा और भी जगह तो पीएच का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में पीओपी कहा जाता है। तो इनके प्रिपरेशन और यूजेस भी पढ़ने हैं। ठीक, कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर इक्वेशंस लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है वहां पर हमें रिएक्शन से ही डील करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स नाम से क्या लग रहा है, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना होगा, धातु और अधातु के बारे में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। फिर रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करना है कि रिएक्टिविटी सीरीज एक क्या है, एक पूरी सीरीज है जिसमें अलग अलग मेटल्स हैं। ठीक है, और कैसे हैं, सीरियल वाइज हैं अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर, जैसे पोटेशियम, सोडियम, जो कम रिएक्टिव है वो नीचे। तो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज हमें पढ़नी है, वो हमें हेल्प करती है रिएक्शन को और अच्छे से समझने में। ठीक है, अगला है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। अगला बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, और कुछ बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हमें देखनी है, और एंड करना है इसे कोरोजन और उसके प्रिवेंशन से, कि कोरोजन अगर हो जाता है, जो हमारे धातु हैं उन पर कोरोड अगर वो हो जाते हैं तो कैसे उन्हें हमें कोरोड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए, और लास्टली हमें जो चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री का वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपकी हेल्प भी करेगा जब आप क्लास 11th में जाएंगे, 10th से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़नी है, यानी कि कार्बन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आप समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, शेयरिंग से बनता है या कैसे बनता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो हम पहले से, आयनिक कंपाउंड तो हमने पहले डिस्कस किए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। ठीक है, फिर इनका फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादातर जो हमारे कंपाउंड है वो क्या है, कार्बन से बने हुए हैं। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं लगभग हर एक चीज, यानी कि यहाँ तक कि
हम खुद भी किससे मिलकर के बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। हम में भी क्या है? कार्बन है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हमें पढ़ना है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। फिर हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत काम आएगा, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करना, किसकी? जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, या हम कहें हमारे पास एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस हैं, और कुछ अन्य कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और कुछ अन्य कार्बन कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। उनका नोमेनक्लेचर करना, उनका नेमिंग कैसे हम उनकी करेंगे, ठीक है। तो आईयूपीएससी नेमिंग और कुछ कंपाउंड की कॉमन नेमिंग भी सीखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे आपने देखा होगा एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये कुछ कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है? इनका कॉमन नेम है, ठीक है, इनका आईयूपीएससी नेम डिफरेंट है। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड भी हम देखेंगे जो ज्यादातर उपयोग होते हैं, तो उनके कॉमन नाम भी हम पढ़ेंगे, ठीक। अब बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, अगर हम बात करें एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये तो हमारे सिंपल कंपाउंड है। तो जब हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, जैसे कि हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड और एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है, ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर हम कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे कि जब ये जलते हैं तो क्या होता है, ठीक है, यानी कि कंबशन होता है तो क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है, जब हम इसमें कोई चीज ऐड करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, कैसी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन देगा, कैसे देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जब हम ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। अब ये जो इथेनॉल है ये एक प्रकार का अल्कोहल होता है, या हम जिसे सिंपली अल्कोहल भी बोलते हैं, वो इथेनॉल ही होता है। और इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, ठीक है, इतना भी फिलहाल समझ लेते हैं। तो इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या यूजेस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट आप अपने घरों में तो काफी यूज करते हैं, है ना। आपके जब कपड़े धुले जाते हैं, जब आप हाथ धुलते हैं, जब आप नहाते हैं, ठीक है, वॉश करते, जब आप कोई भी वॉशिंग वाली कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो आप सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बनते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इनके फॉर्मूलाज, इनके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रोसेसेस, वही सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री में यही 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से लास्ट में हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर भी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक। फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स उससे पहले, फिर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, फिर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज भी तो कहते हैं। हमने पढ़ा है ना अपने पहले क्लासेस में कि चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब है परिवर्तन, है ना। तो चेंज अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो परिवर्तन, अब हम अपने आसपास अगर देखें तो कितने सारे चेंजेस हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या चेंजेस आप अपने डेली लाइफ में देख रहे हो, जैसे मान लो आपके पास एक पेपर का पीस है, क्या है ये? एक शीट ऑफ पेपर है,
अच्छा, चेंज का मतलब क्या है सबसे पहले? तो देखो बच्चों, चेंज का मतलब है परिवर्तन, है ना, कुछ क्या होना, कुछ चेंज होना, कुछ परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे आप करते हो चेंज, जैसे कि आप मंडे को एक ड्रेस पहनते हो, कभी आप ट्रैक सूट पहनते हो, तो ये भी क्या है, एक चेंज ही तो है ना। चलिए, तो हमारे पास कागज का एक क्या है, एक शीट है। ठीक है, पेपर की क्या है, एक शीट है। अगर हम इस शीट को यहां से क्या कर दें, टीयर कर दें, यानी कि फाड़ दें यहाँ से इस शीट को, तो क्या होगा? अच्छा, आप ऐसा करना मत, पेपर की शीट मत फाड़ना। तो क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो शीट है ये इस तरीके से दो टुकड़ों में बट जाएगी। बट जाएगी, हाँ बिल्कुल बट जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ पर ये हुआ कि पेपर की शीट को हमने बीच से फाड़ दिया या काट दिया इसको दो हिस्सों में। ठीक है, तो हुआ क्या, क्या यहाँ पर कोई चेंज देखने को मिला आपको? हाँ बिल्कुल देखने को मिला। पहले हमारे पास पेपर की एक पूरी शीट थी, मान लो एक A4 शीट थी, अब इसको काट दिया गया है तो ये दो हिस्सों में बट गई है। तो यहाँ पर भी क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये भी तो क्या है, एक चेंज है। तो क्या ये, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे? नहीं, ये तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, चेंज तो है लेकिन कैसा चेंज है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। अब इसे फिजिकल चेंज क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? क्यों कहा जा रहा है इसे फिजिकल चेंज? तो देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है कि कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा, है ना, कि यहाँ पर कोई नई चीज तो बन नहीं रही, जो है वही है, उसको बस क्या कर लिया है, दो हिस्सों में बांट लिया। या मान लो आपके पास कोई पेपर की शीट है और आपने क्या कर लिया है, उसको मोड़ करके क्या बना ली है, एक बॉल बना ली है, बना ली है इस तरीके से, इस कागज की शीट को मोड़ करके एक बॉल बना दी है। ठीक है, अब इस बॉल को आपने क्या किया, वापस खोल दिया, वापस खोल दिया, तो ये शीट वापस पहले जैसी हो गई, है ना। लेकिन क्या होगा, बस इसमें कुछ सिलवटें पड़ जाएंगी, है ना, पहले जैसे प्लेन शीट थी, अब थोड़ा बहुत सिलवटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ? अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, कि पहले ये पूरी शीट थी, फिर ये गोल बना, फिर यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। हुआ, या आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक आइस क्यूब है। ठीक है, ये क्या है, आइस क्यूब। अब इस आइस क्यूब को हमने हीट किया, हीट करने पर हमने क्या देखा कि ये आइस क्यूब क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ठीक, मेल्ट हो गया। और जब ये मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। अब जब ये मेल्ट हो गया तो क्या हम इसको दोबारा से फ्रीज करके जमा सकते हैं, या दोबारा से इसको बर्फ बना सकते हैं क्या जमा करके? तो हाँ बिल्कुल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से कम टेम्परेचर करके इसको वापस से आइस बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल इसे जमा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बच्चों फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी को जमाना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले तो बर्फ थी, लास्टली हमें बर्फ ही मिल रही है। ठीक है, चेंज कहाँ पर हुआ, जब हमने क्या किया, आइस से वाटर बनाया, जिसे कहा जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, और फिर उसी वाटर को वापस फ्रीज करके क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। वाटर, इसको क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर चेंज तो हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बच्चों एक फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब ये भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। हाँ, परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, केवल क्या होता है, केवल चेंज किस में आता है, केवल और केवल जो मैटर है उसकी स्टेट में चेंज आता है, या मैटर के आकार में चेंज आ जाता है। ठीक है, शेप में चेंज आ जाएगा, थोड़ा साइज में चेंज आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना ही चेंज आता है यहाँ पर। ठीक है, क्या समझे हम यहाँ पर कि फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, जहां पर कोई नया पदार्थ यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है। ठीक, जैसे हम तीनों एग्जाम्पल को अगर देखें तो क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं, जो है वही बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बन रही है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो यहाँ पर चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है, अगर हम पहले में देखें तो केवल किस में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो इसमें तो शेप में भी चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, केवल क्रम्प हो रहा है, यानी कि पेपर है ना, पहले प्लेन शीट थी, अब क्या उसमें सिलवटें पड़ी हुई है। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर केवल और केवल स्टेट में, ठीक है, केवल और केवल मैटर की किसमें हो रहा है, केवल और केवल इस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। जैसे यहाँ पर ठोस अवस्था से ये द्रव अवस्था में चला गया और द्रव अवस्था से वापस हमने इसको ठोस अवस्था में ले आया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। ठीक है, तो फिजिकल चेंज हम यहाँ पर समझ गए हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। लेकिन क्या फिजिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। केमिकल चेंज को थोड़ा सा समझते हैं, फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप इतना देख लीजिए एक बार। चलिए, तो अब ये समझते हैं ये चैप्टर पढ़ना क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि फिजिकल चेंज तो हमें पता ही है। हाँ, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे आसपास जितने भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर हो, हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन भी एक चेंज है। तो चेंजेस हमारे लिए बहुत जरूरी है और केमिकल चेंजेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो, फिजिकल चेंज की हमने बात कर ली, बात करते हैं केमिकल चेंज की। अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे चेंज जो केमिकली हो रहे हैं, है ना, क्या केमिकली हो रहे हैं चेंज, क्या हम आपने अपने आसपास कोई ऐसा चेंज देखा है। देखो, अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे चेंज या ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे केमिकल चेंज कहेंगे, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसे तो फिजिकल चेंज कहेंगे, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल चेंज की कि नया पदार्थ बनता है। तो क्या आपने ऐसे चेंजेस देखे हैं जहां पर नया पदार्थ बनता हो। तो जैसे आपने देखा हो कि आपके पास आयरन की कोई रॉड है। ठीक है, क्या है, एक आयरन रॉड है। अब आप क्या करेंगे, इसे काफी समय तक बाहर ही ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे। जब आप इसे खुले में छोड़ देंगे तो वाटर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, इस पर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाएगी, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को ही रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। इस प्रोसेस को आगे हम खैर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पर कि एक नया पदार्थ जो है वो फॉर्म हुआ है, रस्ट बन रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्या इसके अलावा और भी देखे हैं आपने, अगर मान लो आपके पास कोई एप्पल है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई एप्पल है। ठीक है, अब इस एप्पल को आप क्या कीजिए, 10 से 20 दिन के लिए आप क्या कीजिए, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिए। रूम टेम्परेचर का मतलब है कमरे के तापमान पर नॉर्मली अपने घर में जैसे आपने छोड़ा रहता है, तो आप छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये चेंज कैसा है, ये भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या चेंज है, जिनमें कोई नया पदार्थ बन रहा है,
पहली बात। अब चेंज किस चीज में आ रहा है, तो देखो जैसे हम बात करें बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल का जलना ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी नया पदार्थ बनता है। हाँ बनता है। अब आप कहेंगे नया पदार्थ क्या, जब पेट्रोल बर्न होता है व्हीकल्स में, जब हम पेट्रोल डालते हैं तो क्या होता है, वहां से धुआं निकलता है, प्रोड्यूस करता है वो स्मोक, करता है, बिल्कुल करता है। तो अगर हम केमिकल चेंज की एक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंस जो जब प्रतिक्रिया करते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है ना, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या शो करते हैं, केमिकल चेंज। और अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या होते हैं, देखो बच्चों, कलर में चेंज आ सकता है, ठीक है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, और भी ऐसे कई सारी चीजों में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई केमिकल चेंज की। जैसे हम बात करें बर्निंग ऑफ, एग्जाम्पल है जैसे कि बर्निंग, अच्छा केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना, ये भी क्या है, एक, ये भी बच्चों एक कैसा चेंज है, ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। क्यों है, आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की एक रिबन लेना है या पट्टी लेनी है, ठीक है। इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जब आप इसे हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर तो आप क्या देखोगे कि ये कैसे जलेगा, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा, और जलने के बाद क्या छोड़ेगा, कुछ राख, ठीक है, व्हाइट पाउडर्ड सब्सटेंस ये छोड़ेगा, जिसे हम राख बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हमने कहा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो इक्वेशन के फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए देख लीजिए इसे एक बार। तो बच्चों आज हमने सिलेबस को डिस्कस किया, क्लास 10th साइंस के सिलेबस को। फिर हमने अपना जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। बस एक इंट्रोडक्शन देखा है सिंपल सा कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बाकी इसी को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।